हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ये एनसीएफ सन 2005 के बारे में जानेंगे कि कुछ उसके विशेष टिप्पणी जो सीटेट में देखते होंगे कि पैसेज के रूप में भी पूछता है, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में पूछता है, कौन इसमें है कौन सा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे कि एनसीएफ से किस किस तरह से प्रश्न पूछता है और एनसीएफ के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए लाभदायक हैं और किस तरह से वो कार्य करता है एनसीएफ। तो ये जो एनसीएफ सन 2005 है, इसको जानने से पहले जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो सारी चीज़ें कर दें कि भाई अधिक से अधिक लोगों को कह दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के पास भेज दें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो 4 लोगों को और भेज दें। इसी तरह भेजते भेजते चैनल को और प्रगति की ओर ले जाएं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं एनसीएफ सन 2005। एनसीएफ क्या होता है भाई? एनसीएफ क्या होता है? सबसे पहले यही बात है। एनसीएफ की फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो क्या कहेंगे? एनसीएफ की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? एन मतलब नेशनल, सी मतलब कैरिकुलम, एफ मतलब फ्रेमवर्क, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा डिसाइड की गई है, किस सन में डिसाइड की गई है भाई? सन 2005 में। मैं अंग्रेजी वाले 5 में लिख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को आसानी से समझ लेने, तो कहेंगे हिंदी वाले 5 में कि ये क्या चीज़ें आ गई, किस तरह से, क्योंकि पिछले वीडियो में इस तरह से कुछ लोगों को समस्या आ रही थी, तो इसलिए मैंने इस तरह से करके लिख दिया। तो इसको कह सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। फ्रेमवर्क मतलब रूपरेखा। ये इसका फुल फॉर्म हो गया, हिंदी इसका हो गया। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। यहाँ तो क्लियर हो गया, क्योंकि कभी कभी यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में इसका फुल फॉर्म पूछ देगा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सन 2005 को हिंदी में क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005। इसको अंग्रेजी में पूछे तो आप उसकी अंग्रेजी बता सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। ये बनी क्यों? ये बनने का इसका मुख्य कारण ये था कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो उनके लिए उपयोगी हो, ये ना कि उनके लिए वो शिक्षा बोझ बन जाए। ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है एनसीएफ सन 2005, ये बच्चों को शिक्षा के बोझ से मुक्ति दिलाना चाहता है। जो उसका विदाउट लर्निंग बर्डन जो कहता है कि जो बालक जो है जितना पढ़ाया जाए उनको उस चीज़ को उतना समझ में आए। बिना काम की चीज़ों को उस पाठ्यचर्या में रखना उन बालकों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अगर जो काम की चीज़ें हैं, जो उनके पढ़ने लायक है, जिससे वो उनका दिशा, समय, भविष्य तय होता है, वो चीज़ें उनके सिलेबस में रखा जाए, उसकी पाठ्यचर्या में रखी जाए। नहीं तो ऐसी कोई भी चीज़ उसमें न रखी जाए जिससे उनका बस एक बोझ के तले वो दबते चले जाएं कि ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, बस पढ़ते ही रह जाएं, उसका भविष्य में कोई लाभ ना मिले। ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया कि जो भविष्य को देखते हुए कि कैसे कैसे ये कार्य करेगा और कैसे छोटे बच्चों का भविष्य तय होगा। तो ये कहा जाता है कि एनसीएफ एक दस्तावेज है। प्रश्न यही पूछ देगा ये क्या है, तो आप कहेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है? एक दस्तावेज है। कोई पूछ देगा एक किताब है, एक दस्तावेज है, एक सरकारी प्रपत्र है, एक गैर सरकारी प्रपत्र है, तो आप क्या कहेंगे? एक कहेंगे कि ये सरकारी दस्तावेज है जिसको एनसीईआरटी ने तय किया, एनसीईआरटी ने तैयार किया है। एनसीईआरटी ने इसको तैयार किया है। यानी जो भी पाठ्यचर्या आती है
एनसीईआरटी ही तय करती है कि क्या क्या क्या, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में किस किस तरह से कार्य किया जाएगा, लोग उसको एनसीईआरटी को बताते हैं और एनसीईआरटी उसको अपने विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से उसको सुधार करवाती है, उसको तय करवाती है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसमें कहा जाता है कि बालक को क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए, इस बात पर विशेष फोकस दिया गया था। एनसीएफ 2005 में बालक को क्या पढ़ाया जाए और क्या ना पढ़ाया जाए, इस पर विशेष फोकस किया गया था कि बालक के लिए क्या चीज़ें उपयोगी होंगी, बालक की क्या चीज़ें उपयोगी नहीं होंगी। ठीक, तो अब बात करते हैं एनसीएफ सन 2005 जो है इसकी उत्पत्ति कब हुई, किससे प्रभावित हो गई। एनसीएफ सन 2005 की उत्पत्ति किससे प्रभावित होकर हुई, किससे प्रभावित होकर हुई, बताइए आप लोग। एनसीएफ सन 2005 की उत्पत्ति किसके प्रभावित होगी। आपके एक हिंट के माध्यम से बता दूं कि आपके पहले जो हैं भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हीं के एक निबंध है, उन्हीं का बहुत फेमस निबंध है, उस निबंध से प्रभावित होकर ये एनसीएफ सन 2005 का निर्माण हुआ। अब बता दीजिए कि वो कौन है जिनको सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था, बता दीजिए। बहुत फेमस चर्चित व्यक्ति हैं भाई, कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हीं का एक निबंध है, निबंध, जो निबंध का नाम है सभ्यता व प्रगति, चाहे प्रगति व सभ्यता, ठीक, सभ्यता व प्रगति, यही निबंध है इनका, जो सभ्यता व प्रगति से प्रभावित होकर, सभ्यता व प्रगति से प्रभावित होकर पहले इसकी सब चीज़ों में सबसे पहले यही लिखा गया। इस निबंध में बहुत सारी चीज़ें कहीं गई, उसको आदर्श मान के उसी को एक मॉडल के रूप में मान के इस एनसीएफ सन 2005 की निर्माण किया गया कि क्या चीज़ें किस तरह से होती हैं। अब बात करते हैं कि इसको भाई भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। एक भाषा तो बोली नहीं जाती है कि भाई एनसीएफ सन 2005 को 2 भाषाओं में कन्वर्ट कर दिया जाए तो लोगों का काम चल जाएगा। तो इसके लिए भी एनसीईआरटी ने सोचा कि भाई हम सिर्फ 2 भाषी देशों को तो पढ़ा नहीं रहे हैं, 4 भाषी लोगों को तो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो कैसे हम चाहें कि जन सामान्य में ये चीज़ें पहुँचें। तो एनसीईआरटी ने इसके लिए विशेष काम किया। क्या काम किया भाई, एनसीईआरटी ने क्या काम किया, वो 8वीं अनुसूची, एनसीएफ 2005 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में रखी सभी भाषाओं में इसका अनुवाद कराया। भाई एनसीएफ सन 2005 में 8वीं सूची में जो जितनी भी भाषाएं रखी गई हैं भारत में, 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं रखी गई हैं उतनी भाषाओं में अनुवाद कराया एनसीएफ सन 2005 का। मतलब जितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 8वीं लिखा है तो इसका मतलब 8 मत समझिए 8 भाषा है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं भाई, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में एनसीएफ सन 2005 का अनुवाद करा के लोगों तक पहुंचाया गया। क्योंकि अगर 8वीं अनुसूची में अगर 25 भाषाएं रहती ना तो 25 भाषा में अनुवाद होता, क्योंकि 8वीं अनुसूची में उन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जो सभी क्षेत्रों में बोली जाती है, समझी जाती है और लोग उसका बहुतायत मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इन 22 भाषाओं में एनसीएफ सन 2005 का अनुवाद कराया गया। प्रश्न आप देखिए कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले क्या दस्तावेज है,
दस्तावेज है कि गैर प्रपत्र है कि एक सामाजिक पत्र है कि क्या है, तो आप दस्तावेज कहेंगे। सन 2005 की किसके निबंध से प्रभावित होकर एनसीएफ सन 2000 का निर्माण हुआ, तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अगर पूछ दे कि जो किताब है उनका जो निबंध है वो उस किताब का चाहे निबंध का नाम बताइए, तो आप कहेंगे सभ्यता व प्रगति। इसमें कितनी भाषा, एनसीएफ कितनी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, तो आप कहेंगे 22 भाषाओं को। उन 22 भाषाओं में उन 22 भाषाओं में को किस अनुसूची में रखा गया है, तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं उतनी भाषाओं में अनुवाद कराया गया है। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको एनसीएफ सन 2005 का क्लियर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं आगे। भाई इसके अब डायरेक्टर भी तो होंगे, कोई डायरेक्टर कह रहे हैं, इसके अध्यक्ष। एनसीएफ सन 2005 के बनाने में किसकी अध्यक्षता में बना था? एनसीएफ सन 2005 किसकी अध्यक्षता में बना था? एनसीएफ सन 2005 किसकी अध्यक्षता में बना था? जल्दी बताइए। एनसीएफ को बनाने वाला किसी, ये तो अटरंडम ये नहीं है कि तुम ही बना दो तुम ही बना दो, तो पार्टिकुलर कोई एक अध्यक्ष होगा, फिर उसके सदस्य होंगे, वो सदस्य उस चीज़ का एनालिसिस करेंगे, अध्यक्ष उसको पास करेंगे, तब जाके एनसीएफ आपके बीच में आया। ये नहीं कि रात को सोते सोते सपना आया, सुबह उठे लगाए और अगले दिन अपलोड कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं। बाकायदे उस पर कमेटी बैठी होगी, लोगों से विचार लिए गए होंगे, विचारों पर एक मत हुआ होगा, एक मत होने के बाद अध्यक्ष जी के पास पहुंचाया गया होगा, अध्यक्ष जी ने उस पर निर्णय लिया। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि एनसीएफ सन 2005 का जो अध्यक्ष बनाए गए थे कौन है? प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल, ये जानते हैं, ये जेएनयू के कुलपति, ये जेएनयू के कुलपति रह चुके हैं। प्रोफेसर यशपाल जो हैं जेएनयू के कुलपति रह चुके हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में एनसीएफ सन 2005 का निर्माण हुआ था। एनसीएफ अगर प्रश्न पूछे किसकी अध्यक्षता में, तो पूछा जाए अगर प्रश्न आपसे कि ये किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, पूछे किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? जेएनयू। जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली में है, वहाँ के ये कुलपति रह चुके हैं। ठीक, ये प्रोफेसर यशपाल कुमार। अब बात करते हैं कि इसके कुछ मूल सिद्धांत हैं। इसके कुछ मूल सिद्धांत हैं। मैं उन मूल सिद्धांतों के बारे में पूछना चाहूँगा कि उसके मूल सिद्धांत कितने हैं। एनसीएफ 2005 के मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांतों की संख्या कितनी है? मूल सिद्धांतों की संख्या कितनी है? बताइए, जल्दी बताइए। 5 है। मूल सिद्धांतों की संख्या कितनी है? 5 है। अब बस एक एक का नाम बताते चल रहे हैं और आप लोग एग्जाम में वही पूछता है क्या इसमें से है या क्या इसमें से नहीं है। तो पहला है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। ये इसका पहला सिद्धांत है एनसीएफ सन 2005 का, कि जो आपका बनाया जा रहा है कि पाठ्यचर्या आपकी बनाई गई है, पढ़ने का जो सिलेबस बनाया गया है वो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़े। यानी जो आप कुछ सीख रहे हैं वो सिर्फ आपके कक्षा के लिए सीमित ना हो, आप उस ज्ञान का उपयोग बाहरी जीवन में कर सकें। जैसे हम सामाजिकता को, अनुशासन कहाँ सीखते हैं? कक्षा के अंदर अनुशासन सीखते हैं, तो वो अनुशासन हम बाहर भी बना के रखते हैं कि जैसे बड़ों का सम्मान करना, छोटों का सम्मान करना, यहाँ तो हम स्कूल में सीखे हैं और वो बाहरी जीवन से हम जोड़ देते हैं कि भाई ये चीज़ें हमारे लिए लाभप्रद होगी।
कुछ ऐसी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं कि व्यवहारिकता की, कि जो किस तरह से किस तरह के किसके साथ आचरण करना चाहिए, बाहरी जीवन में क्या। देखिए ये भविष्य में आपकी चीज़ें आपके लिए लाभदायक होंगी, ये चीज़ें आप पढ़िए। आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे और बाहर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले ये वाली पढ़ाई आपको करनी होगी, तो वो बाहरी जीवन से आप उसको जोड़ रहे हैं। आपका समाज में प्रतिष्ठा बनेगा, न्याय बनेगा। बाहरी जीवन में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे और ये जो आप यहाँ सीख रहे हैं वो वहाँ पे आपको लाभ पहुँचाएंगे। तो यही कह रहा है कि ज्ञान जो भी हम सीख रहे हैं वो बाहरी जीवन से जोड़ें। चाहे हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं को लेकर चलते हैं, चाहे नैतिकता के पाठ को लेकर चलते हैं, चाहे अनुशासन के पाठ को लेकर चलते हैं, चाहे सभ्यता के पाठ को लेकर चलते हैं। जिस भी चीज़ को हम लेके कक्षा में सीखते हैं, आर्ट के बहुत सारी पढ़ाई होती है, मतलब जो भी इंजीनियरिंग मेडिकल कुछ भी हम सीखते हैं, वो जो कुछ भी हम सीखते हैं वो ज़रूर ध्यान में रहे कि हमारी क्या वो बाहरी जीवन में जो हम चहारदीवारी के बाहर जा रहे हैं क्या उसकी उपयोगिता है कि नहीं। दूसरा है रटंत प्रणाली का विरोध। रटंत प्रणाली का विरोध। भाई रटंत प्रणाली क्या है? एक 3 इडियट मूवी आई थी, देखिए आप लोग, उसमें चतुर रामलिंगम होता है, एक रणछोड़दास छाछड़ होता है। तो चतुर रामलिंगम क्या करता है कि जो चीज़ें जैसी रहती हैं वो रट्टा मार के उसी रूप में सीख लेता है। उसको उसका अर्थ नहीं पता होता है, इसके मीन्स होता क्या है उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता है। और जो आमिर खान उस रोल को प्ले किए थे, वो रणछोड़दास छाछड़ वाला, उसमें वो क्या करते हैं, जिस चीज़ को पढ़ते हैं उस चीज़ को समझते हैं और उसको व्यवहारिकता में उपयोगिता में भी लाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें कही जा रही हैं कि आप जो चीज़ सीखें आप उसके बारे में जानें। ये नहीं कि ए फॉर एप्पल, एप्पल को हमने बता दिया क्लास में, बच्चों को रटा दिया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बॉय मीन्स लड़का, ये रटा दिया, लेकिन एप्पल को वो जानते ही नहीं कि एप्पल मीन्स फल है कि सोने वाला है कि खाने वाला है कि लेटने वाला है कि कुछ फेंकने वाला है। उस चीज़ के बारे में अगर जानते ही नहीं हैं, बस आपने क्लास में उसको रटा दिया है कि ए फॉर एप्पल, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, पहाड़ा आपने रटा दिया है। मतलब उसका अगर पहाड़े के रूप में रटा दिया तो उसको जोड़ और घटाने के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो वो रटंत प्रणाली को ख़त्म करना है। हमको रटंत प्रणाली नहीं चाहिए, हमको वो चीज़ें समझ से होनी चाहिए। अगर 2 दूना 4 जान रहा है, 2 में 2 का गुणा 4 जान रहा है, तो 2 + 2 को भी 4 जाने वो, ठीक। 6 में माइनस करें 2 तो 4 उत्तर आए, वो भी वो जाने। इस तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि बस पहाड़े एक तरह से सीखते चले गए, उसको ना हम जोड़ सकें ना घटा सकें, जिस रूप में जैसे सिखाया गया हम उसी रूप में करेंगे, उससे हटके नहीं करेंगे। तो ये रटंत प्रणाली को हम यहाँ पे समाप्त करना है। ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं देंगे जो उसको बस रट के सीखे, पढ़ के ना सीखे, समझ के ना सीखे। ऐसी कोई शिक्षा नहीं देंगे जो समझदारी ना आए। हम वैसी शिक्षा देंगे कि जो उसके अंदर समझदारी आए, समझ आए, उस चीज़ को समझे, लोगों को बता सके, लोगों को भी समझा सके और खुद भी समझ सके, ठीक। तीसरा है पाठ्यचर्या बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित होनी चाहिए। भाई पाठ्यचर्या किसके अंतर्गत होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए कि बाल केंद्रित होनी चाहिए? प्रश्न आपसे यही पूछ ले कि एनसीएफ जो 2005 है वो किसके केंद्रित है? बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, अध्यापक केंद्रित है, समाज केंद्रित है? तो आपका उत्तर क्या होगा भाई? बाल केंद्रित है। मतलब जो भी हमारी पाठ्यचर्या है हम बालकों को केंद्र मान के वो हम पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे, न कि समाज को देख के। हम बालक को ध्यान में कि बालक को क्या सिखाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, किस तरह समझाया जाए, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसको एजुटेनमेंट विधि से सिखाया जाए कि जिससे वो पढ़ाई को बोझ ना समझे, पढ़ाई को हंसी खुशी पढ़ाई के साथ सीख ले। तमाम वीडियो आप देखते होंगे, वायरल होता होगा, तो उसमें कुछ शिक्षक अपने अलग ढंग से पढ़ाते हैं। वहाँ के जो विद्यालय होते हैं कॉन्वेंट को फेल कर रहे हैं, उनके पढ़ाने के सारे विद्यालय ऐसे नहीं हो जा रहे हैं, सारे विद्यालयों में। लेकिन वहाँ जो बाल केंद्रित
पाठ्यचर्या उसको अपने पढ़ाने का ढंग होता है, और आप उस पाठ्यचर्या का कितने अच्छे ढंग से उसका उपयोग करते हैं और उन बालकों का कैसे सर्वांगीण विकास करते हैं। इसलिए वो शिक्षा क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित। अगर बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होगी तो बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षक केंद्रित बना के क्या की जरूरत है, शिक्षक तो अपना ट्रेनिंग वगैरह लेके आया है, और जो बालक के लिए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या है उसके बारे में विषयानुरूप एकदम अच्छे से समझ होनी चाहिए, जिससे बालक का वो सर्वांगीण विकास करे। चौथा है परीक्षा प्रणाली लचीला होना। परीक्षा प्रणाली लचीला होना चाहिए तथा कक्षागत गतिविधियों के अनुसार होनी चाहिए, के अनुसार होनी चाहिए। वह ये कह रहा है कि जो परीक्षा प्रणाली, आजकल की परीक्षा प्रणाली बहुत जटिल हो गई है, तो वही कह रहा है कि जो परीक्षा प्रणाली जो भी बनाई गई है उसको इतना लचीला बना दिया जाए कि परीक्षा को बालक फोबिया न मान के वो उसमें परीक्षा में जाने के लिए बड़े आसान ढंग से जाने के लिए वो तैयार हो, परीक्षा का उस पर कोई बोझ ना रहे, परीक्षा के स्तर को इतना लचीला बना दिया जाए। अब देखिए, परीक्षा के स्तर को लचीला बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप बीएड में भी उस तरह से किया गया है। आप पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जोड़ ले रहे हैं, आप असाइनमेंट से नंबर दे रहे हैं, आप व्यवहार से उनके नंबर दे रहे हैं, उनके मौखिक रूप से आप नंबर दे रहे हैं। इंटरव्यू में भी देख लीजिए कि पहले फुल मार्क हुआ करते थे, अब देखिए कुछ सब्जेक्टों में ही वो उसके प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ते थे। अब देखिए हर सब्जेक्ट में एक तरह से असाइनमेंट हो रहा है, लगभग सारी चीज़ों में असाइनमेंट हो रहा है। तो क्या है, वो परीक्षा प्रणाली को और लचीला बना दिया गया है तथा कक्षागत गतिविधियों के अनुसार होना चाहिए। भाई कक्षा में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह से कार्य हो रहा है, क्या सही रूप से वो कार्य हो रहा है, किस तरह से वो परीक्षा सफल बनाई जा रही है। यानी अगर कार्य हो रहा है तो हमारा सफलता परसेंटेज कितना है, 0 है कि कुछ बढ़ के है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर सफलता प्रतिशत नहीं है तो हमारी गतिविधियां हमारे परीक्षा प्रणाली के अनुसार नहीं है। अगर परीक्षा प्रणाली लचीली होगी तो कक्षागत गतिविधियां क्या होगी, बहुत बेहतर होंगी। आप सीखने की जो दर होगी वो बहुत तेज होगी। आप उनके लेवल पे चले जा रहे हैं ना, जिस तरह से वो सीखना चाह रहे हैं आप उसी तरह से सिखा रहे हैं, तो जो सीखने का दर होगा वो बढ़ जाएगा। बच्चे क्या करेंगे, परीक्षा को फोबिया न मान के किसी प्रकार का परीक्षा में जाने के लिए एकदम उत्सुक रहेंगे कि कब टेस्ट होगा, कब हम जाएंगे। तो लोग कहीं सेमेस्टर माध्यम कर रहे हैं, कोई ईयरली कर रहे हैं, कोई त्रैमासिक। तो ये सारी अपनी अपनी परीक्षा प्रणाली है। आप उसको और कितना लचीला बना दीजिएगा जिससे वो परीक्षा को बोझ न मान के हंसी खुशी पढ़ने के लिए जाए। और लास्ट है 5वां, राष्ट्रीय मूल्यों में आस्था रखना। राष्ट्रीय मूल्यों में आस्था रखना। भाई राष्ट्रीय मूल्य क्या होते हैं, राष्ट्रीय मूल्यों में आस्था रखना तो इसी के लिए विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। यानी वो रहने दीजिए, ऐसे ही रहने। राष्ट्रीय मूल्यों में आस्था रखना, भाई ऐसे बालक तैयार किए जाएं जो ऐसा कोई भी कार्य न करें जो विद्यालय में सीखे हों और वो राष्ट्र हित के लिए कोई लाभदायक है। यानी बालक कक्षा में उदंडता करता है, आप देखते हैं उदंडता करता है, वो यहाँ आज किसी के साथ झगड़ा करता है, जैसे ही बाहर जाता है वो बाहर के लोगों से के साथ भी झगड़ा करता है। तो वो क्या है, राष्ट्रीय मूल्यों में आस्था उसकी नहीं है, क्योंकि वो कानून को नहीं मान पा रहा है, कानून को नहीं समझ पा रहा है, उसके कानून के कार्यों को नहीं समझ पा रहा है। तो यानी विद्यालय में वो बहुत सारी चीज़ों को ठीक से नहीं सीख पाया, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया, क्या सही होता है क्या गलत हो पाता है वो नहीं सीख पाया। जो राष्ट्रीय मूल्यों में उसका, राष्ट्रीय मूल्यों में उसका हित हो सके, राष्ट्रीय जो मूल्य है उसमें उसका योगदान हो सके, वो ऐसा कुछ नहीं करता है। क्लास में झगड़ा करता है, क्लास के बेंच तोड़ता है, शीशा तोड़ता है, खिड़कियाँ तोड़ता है, तो बाहर जाके क्या करेगा, कहीं ट्रक का शीशा फोड़ेगा, कहीं बस का शीशा तोड़ेगा। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए।
उसको इस तरह से बनाइए कि क्लास में वो एक अनुशासन के तहत रहे और यहाँ पे जो कानून नियम बने जिस तरह से वो रहा है वो बाहर भी उसी तरह से अनुशासित रखे, जिससे राष्ट्र को लाभ पहुँचेगा। एक अनुशासित कार्य करेगा तो राष्ट्र को बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। तो ये था एनसीएफ सन 2005 के 5 सिद्धांत जो मूल सिद्धांत हैं। और भी बात करेंगे एनसीएफ सन 2005 के अगली कक्षा में। तब तक के लिए अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। और एक ही बात बार बार कहनी पड़ती है, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास भेज के सब्सक्राइब करवाइए, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। धन्यवाद।